ओके, सो 1 घंटे का होता है तो मेरे ख्याल में आधे घंटे से वो ओपन था। और जी बिल्कुल, थोड़ा सा जज़ाक अल्लाह। टाइम शायद बचा था। जी अस्सलाम जी। वालेकुम, क्या हाल है चलें फ़राज? जी मैं ठीक हूँ, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। बस वो मैं बताने ही वाली थी कि मीटिंग एंड होने लगी हो और वो हो गई। चलिए कंटिन्यू हाँ, कीजिए। जी मेरे ख्याल में आ जाए, अभी 20 लोग थे तो वेट कर लेते हैं अभी जी, मैं 1 मिनट। मैसेज कर देती हूँ। हम्म, जी हसीब, इसका मैं आप ही आपको आंसर देता हूँ, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट का। अच्छा, तो हसीब ने पूछा कि रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट क्या होता है। अच्छा हसीब, कोर्स जब हम कोई भी करते हैं, आप कहीं से भी लेते हैं, किसी फिजिकल इंस्टीट्यूट से या ऑनलाइन कोई भी आप कोर्स लेते हैं, तो उसमें आपको कुछ प्रोजेक्ट्स भी वो करवाते हैं, ठीक है। वो तो एक तरह से टेस्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, आपको प्रैक्टिस के लिए वो देते हैं। लेकिन जब आप असली दुनिया में जाते हैं ना, तो वहाँ पे ऐसे ऐसे काम आते हैं, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं जो आपने भी सोचे भी नहीं होते कि अक्सर लोग हम क्या समझते हैं कि हम ये समझते हैं अगर हमने कोई कोर्स कर लिया, कंप्लीट कर लिया, तो हमें सब कुछ आ गया। बस अब जो भी हम काम करेंगे वो इन्हीं चीज़ों में से आएगा, कोई नई चीज़ नहीं आएगी। नहीं, इस तरह नहीं होता। कोर्स जो भी करते हैं उसमें से आपको बेसिक्स ही पता चलती हैं, उसके बाद से ना जी जी, शायद वो सब बताता हूँ, मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है। तो कोर्स आप कोई भी करते हैं तो उसमें जो आपको बेसिक्स पता चलती है। 100% नॉलेज आपको कभी भी नहीं मिलेगी, किसी कोर्स से भी नहीं मिलेगी। आप कोई भी स्किल सीखते हैं तो वो एक लर्निंग प्रोसेस होता है। हर चीज़, हर रोज़ ना नई चीज़ सीखते हैं। मैं एक वेब डेवलपर, वेबसाइट डेवलप करता हूँ, मैं भी और तकरीबन 20 ईयर्स से कर रहा हूँ, लेकिन हर रोज़ मैं भी नई चीज़ सीख रहा होता हूँ, मुझे भी नई चीज़ें पता चली रही होती है। मैं अपने जूनियर से भी सीखता रहता हूँ जो मुझसे नए हैं, उनसे भी नई चीज़ें पता चलती हैं, नए टूल्स पता चलते हैं जो यूज़ करते हैं। तो एक लर्निंग प्रोसेस ये हमेशा होता है। तो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट से मुराद मेरी ये है कि स्किल सीख लिया आपने, ठीक है। अब आप जब प्रोजेक्ट्स ढूंढने जाएंगे, जैसे एक आपको मैं शॉर्टकट बता देता हूँ कि किस तरह आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट का अंदाज़ा होगा। आप upwork.com पे ही जाएं, ठीक है। वहीं पे आप अगर डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं तो वहीं पे आप जॉब सर्च करें, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, लिख लें, ठीक है। वहाँ पे जब जॉब्स आ जाएंगी ना, उनकी डिस्क्रिप्शंस पढ़ लें, उनके टाइटल्स पढ़ लें, वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा खुद ही कि आप कितने पानी में हैं। आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ तो मैंने कोर्स में की थी, या ये चीज़ मैंने नहीं की थी, ये तो टर्म मुझे नहीं लग रही है। इस तरह ये जो चीज़ क्लाइंट बोल रहा है ये किस तरह करेंगे। तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि जो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स हैं जो क्लाइंट्स करवाते हैं मार्केट प्लेसेस पे, जो अब हम जब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जब हम स्टेप इन होते हैं तो किस किस तरह का हमें काम मिलता है, और हमें इस वक्त क्या आता है, और हमें किन चीज़ों पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो एक्चुअल जब हम रियल जो प्रोजेक्ट्स करते हैं, जो एक्चुअल हम काम करते हैं, उनकी मैं बात करूँ कि वो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं। एक तो कोर्स में आपने कर लिया जो आपने सीखना था, ठीक है। लेकिन एक्चुअल जो प्रोजेक्ट्स हैं, एक्चुअल जो काम है, वो डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। हर क्लाइंट की एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। तो आपको वो जब आप तब तक प्रैक्टिकल काम नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। और आपको अगर पता नहीं होता तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आपके पास गूगल है, आपके पास चैट जीपीटी अगर आपने यूज़ किया है तो उससे भी आप सवाल पूछ सकते हैं। आजकल तो जो जो भी अगर आपके पास क्वेश्चन है तो टीचर से पूछने से पहले आप चैट जीपीटी से पूछ लें, ठीक है। वो भी आपको प्रॉपर अच्छे से रिस्पॉन्ड कर देगा, ठीक है। तो आपके पास इतने सारे रिसोर्सेस हैं, टूल्स हैं, तो उनकी हेल्प से आप आपको किसी पे मतलब कि वेट नहीं करना पड़ेगा, किसी पे रिलाय नहीं करना पड़ेगा कि मुझे मेरा टीचर जो मुझे आंसर देगा तब मैं काम करूंगा वरना मैं बैठा रहूंगा, नहीं, इस तरह नहीं करना। अब आपके पास इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं, गूगल तो है, आप चैट जीपीटी भी है, एआई से आप पूछ सकते हैं कि भाई ये काम किस तरह होगा, वो भी आपको बिल्कुल एक प्रॉपर, जिस तरह आप एक किसी इंसान से पूछते हैं ना, उसी तरह आप चैट जीपीटी से पूछेंगे, वो आपको उसी तरह रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। और बाकी एक हाँ, वेबसाइट का नाम digi skills.pk मैंने बताया था, जहाँ पे फ्रीलांसिंग का कोर्स अवेलेबल है। इस वक्त शायद उनका कोई बैच चल रहा है, तो आप रजिस्टर तो कर लेंगे, लेकिन शायद आपको कोर्स ना मिले, तो उसके लिए आप youtube.com पे जाएं, ठीक है। वहाँ पे जी मैं कर लेता हूँ, ठीक है। आप यूट्यूब यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पे आप सर्च करें डिजी स्किल्स फ्रीलांसिंग, ठीक है। तो डिजी स्किल्स फ्रीलांसिंग आप यूट्यूब पे सर्च कर लें। उनकी एक
प्लेलिस्ट आएगी, वीडियोस काफ़ी हैं उनकी, 200 प्लस हैं, लेकिन वो घबराएगा नहीं 200 प्लस वीडियोस देखकर, छोटी छोटी वीडियोस ही हैं। और वो आप प्लेलिस्ट पूरी देख लेंगे ना, तो आपको फ्रीलांसिंग के बारे में आप यूँ समझ लें कि आपको एक बेसिक्स, और आपको मतलब जो भी आपकी कंफ्यूजन होगी वो सारी क्लियर हो जाएगी। बड़ा इजी लैंग्वेज में उन्होंने इस डिजी स्किल्स वालों ने समझाया हुआ, ठीक है। तो कोर्स इनकी वेबसाइट से जाके लेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन सर्टिफिकेट की ऐसे वैसे वैल्यू होती नहीं है। सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट लर्न करना है, आप यूट्यूब पे इनकी वही प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप सिर्फ डिजी स्किल्स फ्रीलांसिंग लिखेंगे और आपको वही कोर्स वहाँ पे भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। अच्छा जी, अब डिजी स्किल्स से आपने फ्रीलांसिंग के बारे में सीख लिया, ठीक है, आपको बेसिक्स आ गई, सब कुछ आ गया। अब आप अपना प्रोफाइल बिल्ड करेंगे, ठीक है। अच्छा, प्रोफाइल जब आप बिल्ड करते हैं, अब यहाँ पे ना थोड़ी एडवांस चीज़ें आ जाती हैं, मैं अपवर्क की ही बात करूंगा, ठीक है। अपवर्क पे ही मैं बात करूंगा, यहाँ पे थोड़ी सी एडवांस चीज़ें आ जाती हैं। प्रोफाइल जब हम बिल्ड करते हैं ना, तो अक्सर हम क्या करते हैं कि हम प्रोफाइल के टाइटल में ना, हम ये समझते हैं कि हम बहुत सारी अगर चीज़ें लिख लेंगे ना प्रोफाइल के टाइटल में, कि हमें ये भी आता है, हमें ये भी आता है, हमें ये भी आता है, तो क्लाइंट हमसे इम्प्रेस हो जाएगा कि इसको तो इतना सब कुछ आता है, लेकिन इस तरह होता नहीं है, ठीक है। अब मैं एक क्लाइंट हूँ, मुझे मेरा एक बिजनेस है, ठीक है, मेरा एक छोटा सा बिजनेस है, लेट्स से मैं, मेरा एक बुटीक है, ठीक है, मेरा कपड़ों का बुटीक है, मुझे उसकी मार्केटिंग करवानी है, मुझे उसके लिए सेल्स चाहिए, ठीक है। तो मैं अगर सर्च में जाता हूँ, अपवर्क पे जाता हूँ एज अ क्लाइंट, और मैं सर्च करता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटर बुटीक्स, मैं ये लिख लेता हूँ, ठीक है। अब लेट्स से कि जो सर्च रिजल्ट्स मेरे पास आते हैं उनमें से सबने अपने टाइटल में लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटर, डिजिटल मार्केटर, डिजिटल मार्केटर, लेकिन आपने लिखा हुआ है आई डू डिजिटल मार्केटिंग फॉर बुटीक्स, ठीक है। एक स्पेसिफिक आपने कर दिया कि मैं इसी बिजनेस की मार्केटिंग करता हूँ। तो एज ए क्लाइंट आप अपने आप को आप तो आप सिर्फ आप- आप- उन्होंने में रिच कर लें, जैसे फेसबुक एक्सपर्ट वहाँ पे होती है टाइम, आप रिसर्च कर लें। जब स्टार्टअप कर रहे हो ना डिजिटल मार्केटिंग अपना करियर, तो एक निच डिजिटल मार्केटिंग की, बस सब पे ना जाएं कि मैं ये ना बोलें कि मैं फेसबुक एड्स भी रन करता हूँ, मैं गूगल भी एड्स भी रन करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ, मैं एसईओ भी करता हूँ। एक कोई पकड़ें उसमें एक्सपर्ट हूँ, और एक बिजनेस पकड़ें उसमें एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। फिर जब आप स्पेशल बनाते हुए जनरल प्रोफाइल बनाते हैं, उनमें उन्होंने बस डिजिटल मार्केटर लिखा होता है, या जो भी हो जो प्लेटफॉर्म से वो एड्स चलाते हैं वही लिखा होता है। लेकिन आप अगर स्पेसिफिक एक ही प्लेटफॉर्म पकड़ेंगे, फेसबुक एड्स पकड़ लिया जैसे आपने, एक ही बिजनेस पकड़ेंगे, तो जो क्लाइंट है जिसको उसी बिजनेस की मार्केटिंग चाहिए, जो उसी बिजनेस को के लिए मार्केटर सर्च करा, वो ऑटोमेटिकली खुद ही आप ही के प्रोफाइल की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। और आप भी अगर जनरल दूसरों की तरह ही प्रोफाइल बनाएंगे, तो उसमें फिर आपका प्रोफाइल मिक्सअप हो जाएगा, और क्लाइंट हो सकता है आपके पास ना आए, किसी और के पास चला जाए। तो अट्रैक्टिव बनाने के लिए अपना प्रोफाइल हमेशा स्टार्ट जब अपना करियर करें ना, तो एक चीज़ से करें, ठीक है। एक चीज़ पे फोकस करें, एक ही चीज़ लिखें, उसी के बारे में बात करें, अपनी एक्सपर्टीज उसी में शो करें, ठीक है। जब उसमें फिर आप एक्सपर्ट बन जाएं, उसमें आप जैसे कि आपको काम आना शुरू हो जाए, आपके पास रेगुलर क्लाइंट्स हों, और जो भी उस बिजनेस का जो भी क्लाइंट है, जो भी उस बिजनेस पे जिसको भी मार्केटिंग करवानी है, वो फिर आप ही के पास आएगा, वो आपका नाम हो जाएगा, भाई अगर मुझे इस बिजनेस की मार्केटिंग करानी है तो इसी के पास जाना और कहीं नहीं जाना, ठीक है। फिर एक बिजनेस पे आप एक्सपर्ट हो गए, तो फिर आप दूसरे बिजनेस की तरफ ही स्विच कर सकते हैं। स्विच मतलब कि आप दूसरे बिजनेस को भी फिर रिसर्च कर सकते हैं, वो भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं कि चलें इस बिजनेस पे तो मार्केटिंग में कर रहा हूँ, अब मैं इस बिजनेस को भी पकड़ता हूँ, उसमें भी पोटेंशियल है, इसमें भी काफ़ी कस्टमर्स है, इस पे रिसर्च करता हूँ, इसको सीखता हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपने इस तरह स्किल्स अपग्रेड करते रहेंगे, और ऑब्वियसली
एक चीज का ध्यान रखिएगा, कभी भी आप ये नहीं सोचेगा कि सारी जिंदगी आप अकेले ही काम करते रहेंगे, ठीक है। सोलो आप सारी जिंदगी नहीं कर सकते। शुरू में मजा आता है, ठीक है, शुरू में मजा आता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि आप मेंटली और फिजिकली थक जाते हैं, क्योंकि दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है। 24 घंटे ही काम करना है, और मतलब 24 घंटे तो पूरा काम नहीं कर सकते, ठीक है, ज़्यादा हमें रेस्ट भी चाहिए होता है। लेकिन अगर आपके क्लाइंट बेस, आप मतलब क्लाइंट्स आपके बढ़ गए, तो फिर आपको किस तरह मैनेज करेंगे। तो शुरू से ही आप अपने जहन में ये बात रख लें कि मुझे एक टीम बनानी है, ठीक है। मैं स्टार्ट अभी करता हूँ एक बिजनेस से, ठीक है। फिर जैसे ही मैं मेरे ये बिजनेस जिसकी पे मार्केटिंग में कर रहा हूँ वो मेरा सेटल हो जाएगा, तो जब मैं दूसरा बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो मैं दूसरे लोगों को अपने साथ मिलाना भी शुरू करूंगा, ठीक है। तो इस तरह आप अब एक छोटी अपनी टीम भी बनाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता, एक पहले उसमें होगा, फिर दो होंगे, तीन होंगे, फिर इस तरह आपकी एजेंसी बनेगी। तो ये आपको लॉन्ग टर्म सोचना है कि मुझे अकेला काम नहीं करना, मुझे इवेंचुअली टीम बनानी है, अगर मुझे इस बिजनेस में, इस फील्ड में रहना है। तो ये शुरू से पहले दिन से ही अपने दिमाग में रखिएगा कि अभी तो स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आहिस्ता आहिस्ता अपने आप काम बढ़ाना है, अपनी टीम बढ़ानी है और अपने साथ लोग ऐड करने हैं, क्योंकि इवेंचुअली एक ऐसा टाइम आएगा कि आपके पास क्लाइंट ज़्यादा हो जाएंगे और आपके पास टाइम नहीं होगा। और उसके बाद ये होता है कि क्वालिटी, आपका जो काम की क्वालिटी वो सफर करती है। क्लाइंट आपसे पुराने नाराज हो जाते हैं, चले जाते हैं, और फिर आप स्ट्रगल करते हैं फिर आगे जाके। तो शुरू से ही ये अपने ध्यान में रखें कि मुझे टीम बनानी है और आहिस्ता आहिस्ता करके अपने साथ लोग ऐड करने हैं। तो ये तो प्रोफाइल की मैंने बात करी कि प्रोफाइल जब आप स्टार्ट करें तो एक स्पेसिफिक चीज़ पे बनाइएगा, ठीक है। वो आप जो भी आपका स्ट्रांग पॉइंट है, आप समझते हैं कि मैं इस प्लेटफॉर्म में, फेसबुक एड्स हैं या गूगल एड्स हैं, या जो जिस पे भी आपको, जिस प्लेटफॉर्म पे भी आपकी कमांड है उस पे बनाए, और उस पे भी एक बिजनेस को टारगेट कर लें, ठीक है। एक बिजनेस को टारगेट कर लें, स्पेसिफिक उस पे रहें, ठीक है, ताकि उस पर आपको कंपटीशन पर कम हो जाएगा ना। अगर उसी बिजनेस का क्लाइंट सर्च कर रहा है किसी फ्रीलांसर को, तो उसको आप, उस पर आपका प्रोफाइल नजर आ गया सर्च 10 में, तो ऑटोमेटिकली आप ही से कांटेक्ट करेगा, क्योंकि आप स्पेस। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग प्रपोजल्स ये होते हैं कि किसी क्लाइंट ने अगर कोई जॉब पोस्ट की, जैसे कि मैं पोस्ट करता हूँ कि भाई मेरी एक शॉप है, या मेरी, चल बुटीक की एग्जांपल लेते हैं, मेरा बुटीक है और मुझे जो इसकी मार्केटिंग करवानी है, मुझे जो है इतनी सेल्स चाहिए। तो आप उस जो है आप उसको मतलब किस तरह मतलब किस तरह उसको अट्रैक्ट करेंगे अपने पास के, भाई आप मुझसे काम करवा लें, मैं सबसे बेहतर हूँ, ठीक है। तो प्रपोजल राइटिंग जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट के पार्ट होता है। उसमें अक्सर लोग क्या करते हैं, वो टेम्पलेट सर्च कर रहे होते हैं, सबसे पूछे होते हैं कि मुझे कोई टेम्पलेट दे दें कि मैं वही टेम्पलेट कॉपी पेस्ट करूँ और क्लाइंट को दे दूँ, ठीक है। इस तरह नहीं करना हमें, ठीक है, क्योंकि वो सब लोग कर रहे होते हैं, ठीक है। वो सब लोग इसी तरह ही कर रहे होते हैं, मेजोरिटी इसी तरह कर रहे होते हैं, कोई टेम्पलेट उन्होंने की कॉपी कर ली कहीं से, और वही वो टेम्पलेट जो है वो आगे क्लाइंट को एज अ प्रपोजल ये फॉरवर्ड करें। इसमें स्पेसिफिक हमें रहना है। मेरी अपनी एग्जांपल आपको बताता हूँ कि मैं किस तरह प्रपोजल लिखता हूँ। दो चीज़ें मैं उसमें देखता हूँ, ठीक है। जॉब जो भी आती है, तो अगर उसमें लेट्स से के गूगल सर्च रिजल्ट्स, जो गूगल कंसोल होता है, आपने होपफुली डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में देखा होगा कि डिजिटल गूगल जो कंसोल होता है उसमें जो एरर्स आते हैं, ठीक है। तो लेट्स से कोई ऐसी जॉब आती है जिसमें क्लाइंट बोल रहा है कि मेरे गूगल कंसोल पे, मेरी वेबसाइट में ना ये एरर आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल पेज विथ रीडायरेक्ट का एरर आ रहा है, तो मैं इसको, मुझे फिक्स कर रहा है, ठीक है। तो अक्सर लोग क्या करेंगे, एक लंबा सा प्रपोजल जो है वही टेम्पलेट कॉपी पेस्ट करेंगे और भेजेंगे क्लाइंट को। उसमें बताएंगे कि मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है, और जो है मुझे गूगल एड्स ये सारे कुछ आते हैं, मतलब इरेलीवेंट बातें करेंगे, मेरी क्वालिफिकेशन ये है, मैंने ये डिग्री ली है, मैंने इतना पढ़ा है। क्लाइंट को उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। क्लाइंट का एक प्रॉब्लम था कि भाई मेरे गूगल कंसोल पे ये एक एरर है, मुझे फिक्स कराना है, ठीक है। तो आपको सिर्फ उसी की बात करनी है, ठीक है। उसकी बात कैसे करेंगे, मैं शुरू में प्रपोजल जब हम लिखते हैं ना, अपवर्क की भी बात कर रहा हूँ, तो उसमें प्रपोजल आप जो भी लिखते हैं ना, उसमें क्लाइंट जब देखता है ना आपका प्रपोजल, तो उसमें सिर्फ 2 लाइनें उसको नजर आती हैं, या शुरू में आप समझ लें कि 200-250 करेक्टर्स नजर आते हैं। उसमें ज़्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि अपने बारे में लिख देते हैं कि मेरा नाम ये है, और मेरे 5 साल का एक्सपीरियंस है, और मैंने यहाँ से सीखा है, और मुझे ये प्लेटफॉर्म से काम करना आता है। अब आप खुद अपने आप को क्लाइंट की पोजीशन पे रखें, ठीक है। आपका एक एरर है, ठीक है, वो फिक्स कराना है। आपको उसके नाम, फ्रीलांसर के नाम से आपका क्या लेना देना, उसके एक्सपीरियंस से क्या लेना देना, ठीक है। आपको तो ये जानना है कि वो मेरी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो शुरू की 2 लाइनों में अगर आप उनको हिंट दे देना क्लाइंट को कि हाँ, ये प्रॉब्लम मैंने देखी हुई है,
मैंने लास्ट वीक किसी की फिक्स की है, और मैं बिल्कुल आपका ये प्रॉब्लम अभी 30 मिनट में, अभी आप मुझे अगर अवॉर्ड कर दें जॉब तो मैं अभी 30 मिनट में फिक्स कर दूंगा। ठीक है, तो अब सिर्फ प्रोजेक्ट की बात करें, अपने बारे में बात नहीं करें। ठीक है, ट्रस्ट मी, कोई क्लाइंट जो है ना वो इंटरेस्टेड नहीं कि आपका कितना एक्सपीरियंस है, 5 साल का है 50 साल का है, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है उससे। वो सब ये जानना चाहते हैं कि भाई आपको मेरा काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। शुरू की 2 लाइनों में वही बता दें कि भाई ये प्रॉब्लम इस जो है इसमें इतना टाइम लगेगा, मुझे पता है, मैंने लास्ट वीक किसी की है। और थोड़ा सा हिंट दे दें कि इस तरह आपको शो करना है कि आप एक्सपर्ट हैं, आपने वाकई इस चीज़ को फिक्स किया हुआ है। तो वो आप देंगे और क्लाइंट को एक टाइम फ्रेम बता देंगे ना कि इस टाइम फ्रेम में मैं फिक्स कर दूंगा, तो वो ज़्यादा चांसेस होंगे क्लाइंट आप ही के पास आएगा, क्योंकि मेजोरिटी क्या करते हैं, वही टेम्पलेट प्रपोजल्स कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं। और जो है कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, अपने बारे में ऊपर 2 लाइनों में लिख रहे होते हैं। तो क्लाइंट को तो इंटरेस्ट ही नहीं होता कि भाई मुझे क्या लेना देना इसके नाम से या इसकी जो एक्सपीरियंस है। ठीक है, मुझे तो मुझे पता प्रॉब्लम फिक्स कराना है, वो तो कोई बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, और मेजॉरिटी प्रपोजल ऐसे ही होते हैं, क्योंकि मैं एज ए क्लाइंट हायरिंग भी करता हूँ ना, तो मुझे प्रपोजल देखता हूँ ना, ऐसे ही होते हैं कि अपने बारे में ही शुरू में लोग बातें कर रहे होते हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं जो उस प्रॉब्लम, जो प्रोजेक्ट पोस्ट किया है, जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन देते हैं या उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, बहुत ही कम लोग होते हैं। तो आप अगर इस चीज को देखें, स्पेसिफिक रहें कि भाई जो प्रोजेक्ट है उसी की बात करें। अगर कोई फिक्स हमें चाहिए और क्लाइंट को कोई चीज फिक्स करानी है, तो बस उसी के बारे में बात करें, उसको थोड़ा सा हिंट दे दें कि ये इसका सॉल्यूशन हो सकता है और मैं इतने टाइम में कर सकता हूँ, मैंने पहले किया हुआ है। तो प्रोजेक्ट अगर क्लाइंट को हायर करना होगा ना, आप ही के पास आएगा। ठीक है, एक तो ये चीज़ होगी कि क्लाइंट को अगर छोटी सी फिक्स करानी है तो उसको किस तरह अप्रोच करना है। अगर एक बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है, एक क्लाइंट है, उसको एक अपने बिजनेस की A to Z मार्केटिंग करानी, तो उसको आप कैसे अप्रोच करेंगे। ठीक है, अब उसमें यह है कि उसमें भी आपको इसी तरह करना है, अपने बारे में नहीं बताना। जिस बिजनेस की मार्केटिंग करानी है, अब मार्केटिंग में क्या होता है, सेल्स इंपॉर्टेंट होती है ना। ठीक है, सेल्स भी चाहिए होती है ना क्लाइंट को। तो अपनी प्रपोजल्स की जो शुरू की 2 लाइन्स होती है ना, उसमें सेल्स की बात करें कि मैंने इस आपका जो बिजनेस है, इसी तरह के बिजनेस की मैंने मार्केटिंग की है, और ये उनका ROI था, ये उनकी स्पेंडिंग थी, और उन्हें इतना ग्रो किया। नंबर्स ही शुरू में आप बता देंगे ना, शुरू में आप प्रपोजल में नंबर्स बता देंगे ना, तो अट्रैक्ट होगा कि नंबर्स देखकर, क्योंकि क्लाइंट को नंबर्स ही चाहिए ना, सेल्स ही चाहिए ना। तो उसको अगर आपने ऊपर बता दिया कि ये कॉस्ट थी उसकी, ये प्रॉफिट हुआ, ये सेल्स हुई, तो उसको सारा नंबर्स बता दिया, स्क्रीन शॉट्स भी आपने अटैच कर दिया कि ये देखें भाई, ये स्क्रीन शॉट्स आप देख सकते हैं, तो उसमें भी क्लाइंट आप ही की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो समरी है, प्रपोजल में हमेशा प्रोजेक्ट की और क्लाइंट की बात करें। अपनी बात करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप कौन है। ठीक है, मैं भी प्रपोजल लिखता हूं तो मैं अपनी बात अक्सर तो करता ही नहीं हूं, अपना नाम भी मेंशन नहीं करता। वो तो ऑब्वियसली क्लाइंट खुद ही देख रहा है कि मेरा नाम क्या है, तो मुझे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है कि माय नेम इज दिस। ठीक है, और मैं अपनी क्वालिफिकेशंस या अपना एक्सपीरियंस भी अक्सर मैं बताता भी नहीं हूँ। मैं शुरू में बस 2-3, मेरे अक्सर प्रपोजल्स होते हैं 2 या 3 लाइन्स के होते हैं। लोग जो है बड़े बड़े पैराग्राफ लिख देते हैं। वो किसी जमाने थे, ठीक है, वो किसी जमाने में जो टेम्पलेट्स आप देखते हैं, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स जो है बहुत नए थे, और जो है क्लाइंट्स इतने ज़्यादा नहीं होते, मतलब कि फ्रीलांसर इतने ज़्यादा नहीं होते थे, कम होते थे। तो किसी भी प्रोजेक्ट पे बहुत ही कम प्रपोजल्स आते थे, तो क्लाइंट उनको रीड कर लेता था। अब ये कि आप कोई प्रोजेक्ट पोस्ट करते हैं ना, उस पर 50 प्रपोजल्स तो वो आ ही जाते फौरन। ठीक है, और ज्यादातर वही टेम्पलेट वाले ही प्रपोजल होते हैं, तो क्लाइंट जो है ना उस पर थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, एक एक चीज पढ़ के सेम वही चीज पढ़ रहा होता है, वही टेम्पलेट प्रपोजल्स होते हैं, वही नाम ऊपर लिखा होता है, वही एक्सपीरियंस सब लिख रहे होते हैं। और सॉल्यूशन जो प्रोजेक्ट की असल बात है ना वो नीचे कर रहे होते हैं। अब क्लाइंट को ऊपर सिर्फ 250 करेक्टर नजर आ रहे हैं ना, तो हमें उसी में उनकी अटेंशन कैच करनी है, उसी में 250 करेक्टर्स में अटेंशन कैच करनी है, ताकि वो हमारा पूरा प्रपोजल फिर खोल ले। तो उसके नीचे आप सारी चीजें प्रोजेक्ट की बात करके, प्रपोजल के नीचे आप बेशक अपनी इंट्रोडक्शन दे दे कि मैं ये करता हूँ, मेरा ये नाम है, मेरा ये नीचे आप दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऊपर आपको सिर्फ प्रोजेक्ट की बात करनी है, क्लाइंट की बात करनी है, अपने बारे में कोई बात नहीं करनी। किसी को इंटरेस्ट नहीं है उससे। ठीक है, सबको अपना काम करवाना होता है, वो काम की बात करेंगे तो आपकी बात भी सुनेंगे। तो ये तो प्रपोजल किस तरह लिखते हैं, वो चीज़ होगी। अच्छा, इसकी मैं आपके थोड़ी सी हेल्प इसमें कर देता हूँ। आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे ना, मैं नीचे लिख देता हूँ farazthewebguy.com, चैट में भी लिख देता हूँ। वहाँ पे मेरा AI प्रपोजल राइटिंग का टूल है। मैं शुरू में आपको रेकमेंड ये सब ये करूँगा कि उसको एज एज इट इट्स यूज़ ना करें, सिर्फ आइडियाज़ लेने के लिए।
उसमें आप कोई भी जॉब डिस्क्रिप्शन जहाँ पे आपको अप्लाई करना हो, वो जॉब डिस्क्रिप्शन आप कॉपी करके इसमें पेस्ट करेंगे ना, तो उसको जिस तरह मैंने अभी आपको प्रपोजल बताया ना किस तरह लिखते हैं, उसी तरह मेरे ही स्टाइल में वो प्रपोजल आपको लिख के दे देगा। ठीक है, उसी तरह आप मेरे स्टाइल में प्रपोजल लिख के दे देगा, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह जो है वो प्रपोजल लिखे जाते हैं शुरू में। और एज इट इज को कॉपी पेस्ट ना करें, आप उसकी हेल्प जरूर ले सकते हैं, लेकिन फिर भी जॉब के साथ उसको जो है जी जी, वो भी मैं बताता हूँ। तो तो जॉब के साथ कंपेयर ज़रूर कर लें कि भाई वो जो चीज़ें क्लाइंट ने मांगी हैं वही आपने प्रपोजल में भी लिखी है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ तो नहीं लिखी। तो एआई का बिल्कुल आप यूज़ करें, अच्छी बात है। एक चीज़ अवेलेबल है तो हमें बिल्कुल यूज़ करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाकर, अकल लगाकर के वाकई जो चीज़ हम लिखने जा रहे हैं वो जॉब के साथ जो है वो मैच करती है। तो शुरू में आप वो एआई प्रपोजल टूल बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं अपनी हेल्प के लिए कि किस तरह प्रपोजल्स लिखे जाते हैं। और वो जो टूल है बिल्कुल जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि किस तरह प्रपोजल लिखते हैं, बिल्कुल मेरे ही स्टाइल में जिस तरह मैं प्रपोजल लिखता हूँ वैसे ही लिखता है। तो एक तरह से आप मुझसे ही प्रपोजल लिखवा रहे हैं फ्री में। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अपवर्क की मेरी एक गाइड भी है, वो अभी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। जब अपवर्क पे आप शुरू करें ना काम, प्रोफाइल बना लें, सब कुछ कर लें, शुरू करें, तो उसको एक दफ़ा गो थ्रू ज़रूर कर दीजिएगा। वो उसमें मैंने काफ़ी डीप चीज़ें बताई हुई हैं, तो अभी यहाँ पे इतना उसमें मैं इतना डीप में नहीं जाऊँगा, लेकिन वो आप गाइड एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अच्छा, मैं नीचे बिल्कुल चैट में लिख दूंगा इसको। जी जी, बिडिंग वो मैंने कहा ना अभी गाइड जो है ना उसमें आप पढ़ लीजिएगा। हाँ, मैं चले बता देता हूँ, वो थोड़ा सा उसमें बता देता हूँ। शुरू में जब आप बिगनर होते हैं ना, बिल्कुल नए होते हैं, जैसे आपने स्किल सीख लिया, पोर्टफोलियो भी आपके पास है, आपने डायरेक्ट क्लाइंट्स के साथ जिस तरह फ्रीलांसिंग ग्रुप्स में जाकर फ्री में आपने लोगों के लिए काम कर लिया, पोर्टफोलियो भी बना लिया, एक्सपीरियंस भी आपको हो गया। अब आप अपने आप पर आपको कॉन्फिडेंस है कि अब मैं हाँ मार्केट में जाकर, इंटरनेशनल मार्केट में जाकर काम कर सकता हूँ। लेकिन वो एक्सपीरियंस आपको पता है कि आपको है, जिस मार्केट प्लेस पे जा रहे हैं वहाँ पे जब आप प्रोफाइल तो नया है, उस पर कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई काम की हिस्ट्री नहीं है, कोई टेस्टिमोनियल नहीं है वहाँ पे, तो क्लाइंट्स को तो समझा किस तरह आप समझाएंगे कि आप जो है एक्सपर्ट है अपनी फील्ड के अंदर। तो उसमें मेरी सजेशन ये होती है कि शुरू में हम अक्सर गलती ये करते हैं कि जो भी जॉब आती है ना, उस जो हमें लगता है हम उस पर काम कर सकते हैं, उस पर हम बिड कर देते हैं। ठीक है, उस पर हम अपना प्रपोजल भेज देते हैं। गलती अब यहाँ पे ये होती है कि हम ये नहीं देखते जो क्लाइंट जो है वो पुराना क्लाइंट है। पुराने से मुराद के वो अपवर्क पे ऑलरेडी हिस्ट्री है, उसने कोई प्रोजेक्ट पोस्ट किए हैं, उसने फ्रीलांसर्स हायर किए हैं, उसने पेमेंट्स की हैं फ्रीलांसर्स को, इस्टेब्लिश्ड एक क्लाइंट है, पुराना क्लाइंट है जो अपवर्क पे काम कराता आ रहा है वो है, या बिल्कुल एक नया क्लाइंट है आपकी तरह जो अपवर्क पे अपना पहला प्रोजेक्ट पोस्ट कर रहा है। ठीक है, ये हम अक्सर चीज़ें नहीं देखते। अब फ्रॉम क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, मैं एक क्लाइंट हूँ, मैं हायर करता हूँ। दो लोग मेरी जॉब पे प्रपोजल सेंड करते हैं। एक जो पुराना फ्रीलांसर है, टॉप रेटेड फ्रीलांसर है, ठीक है, जो अपवर्क पे ऑलरेडी काम कर रहा है, उसके पास टेस्टिमोनियल्स हैं, वो टॉप रेटेड भी है। और एक आप हैं जो नए हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है दिखाने को। तो आप खुद सोचें एज ए क्लाइंट में किसके पास जाऊंगा। प्रपोजल चले आपका अच्छा है, उसका अच्छा है, तो फिर मैं जाऊंगा किसके पास? मैं तो उसके पास जाऊंगा जो ऑलरेडी अब काम कर रहा है, जो टॉप रेटेड, उसी के पास जाऊंगा ना, आपके पास क्यों जाऊंगा? तो यहाँ पे अक्सर लोग ना यहाँ फेल करते हैं, वो कहते हैं प्रपोजल सेंड करते हैं हमें जो है अ, से ज़्यादा फ्रीलांसर होते हैं, तो वो सोए हुए होते हैं। जब सोए हुए होते हैं तो कंपटीशन कम होता है, ज़्यादा लोग प्रपोजल्स नहीं भेजते। और एक उसमें मैं ये कहता हूँ कि जब आप बिड करें तो उन क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स पे करें जो नए हैं। आप भी जैसे नए फ्रीलांसर हैं, आपकी भी कोई हिस्ट्री नहीं है, तो आप क्लाइंट्स भी उन्हीं पे बिड करें जो नए क्लाइंट्स हैं, जिनकी कोई पास हिस्ट्री नहीं है, उनका भी अपवर्क पे पहला पहला प्रोजेक्ट है, वो भी आज ही रजिस्टर हुए हैं, और या मतलब कभी भी रजिस्टर हुए हैं, लेकिन उन्होंने पहला प्रोजेक्ट अपना अपवर्क पे पोस्ट किया। उन क्लाइंट्स पे जब बिड करेंगे ना, तो उसमें भी फायदा ये है कि ज़्यादातर लोग ऐसे क्लाइंट से बिड नहीं करते, क्योंकि नए क्लाइंट्स हैं, इनकी कोई पास हिस्ट्री नहीं है, तो लोग कहते हैं कि पता नहीं है स्कैमर ना हो, ये पता नहीं काम करवाया नहीं करवाया, हमारा टाइम और कनेक्ट्स कनेक्ट्स पे भी मैं
जाए कि ऐसा ना हो कि कोई फ्रॉड हो, हमसे काम करा कर और चला जाए, ठीक है। तो अक्सर लोग ऐसे नए क्लाइंट्स पे बिड नहीं करते। तो एक तो कंपटीशन आपका कम हो गया, कैसे कि आप रात को देर से कर रहे हैं बिड, तो आपका कंपटीशन कम हो गया। और एक आप उन क्लाइंट्स पे कर रहे हैं जो नए हैं, तो आपका कंपटीशन मजीद कम हो गया, क्योंकि ज्यादातर लोग नए क्लाइंट्स पे करते ही नहीं है बिड। तो ये डबल आपका कंपटीशन कम हो गया, ठीक है। अब अगर आप उन क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स पे बिड करते हैं, अच्छा स्कैमर भी होते हैं कुछ, उनके बारे में भी आता हूँ। जब उन क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स पे बिड करते हैं तो उससे फायदा आपको ये होता है, एक तो कंपटीशन कम है, और जो है आपने अगर अच्छा प्रपोजल लिखा और उस क्लाइंट को वाकई हायर करना है, ठीक है, वाकई हायर करना है, और वो आपको हायर कर लेता है अलग से, ठीक है, आपको हायर कर लेता है, क्योंकि कंपटीशन कम हो गया, उसने आपको हायर कर लिया, ठीक है। उसमें आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं हायर होने के, क्योंकि प्रपोजल तो आपने अच्छा लिखा, लेकिन क्योंकि आपने नए क्लाइंट्स को टारगेट किया है जिन पे ज़्यादातर लोग नहीं करते, और रात को देर से किया है, कंपटीशन कम था, आपके चांसेस बढ़ गए हायरिंग के, और लग से आप हायर हो गए, ठीक है। तो हायर होने के बाद आपको ये करना है, और बिगनर्स के लिए ना यही बेहतर है कि आप नए क्लाइंट्स को ही टारगेट करें, क्योंकि नए क्लाइंट्स ये हैं कि वो नए हैं ना, उनको उतना ज़्यादा पता नहीं होता, उनको नहीं पता होता कि टॉप रेटेड जो बैज लिखा हुआ है फ्रीलांसर के आगे वो क्या है, वो उनको अभी इतनी चीज़ों के बारे में मालूमात नहीं होती उनको। दो तीन चीज़ें वो सिर्फ देखते हैं, वो आपका प्रोफाइल पिक्चर देखते हैं, ठीक है, वो अच्छी होनी चाहिए, स्माइलिंग पिक्चर होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि बिल्कुल सैडनेस हो तो क्लाइंट भी देख के डिप्रेस हो जाए, ठीक है, इसका भी नहीं करना। स्माइलिंग पिक्चर हो अच्छी सी हो, आपका प्रपोजल अच्छा हो, आपकी शुरू की दो लाइनें अच्छी हो जो उसके प्रोजेक्ट की ही बारे में बात कर रही हो, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपने, अगर आपकी अच्छी है ना, तो वो न्यू क्लाइंट आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, वो आपसे कांटेक्ट करेगा, और इवेंचुअली आपकी अगर कम्युनिकेशन अच्छी हुई, उसके बाद मैसेज वो करता है, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हुई तो आपके ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि आपको हायर कर लेता है। अच्छा हायर उसने आपको कर लिया, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट के लिए। अब क्योंकि वो नया क्लाइंट है ना, तो उसमें मैं कहता हूँ अगर उसने आपसे एक चीज़ मांगी है ना, तो उसको अपना दो चीज़ें करके दे दें, ठीक है। एक चीज़ के पैसे दिए, आप उसको दो चीज़ें करके दे दें, उसको जो है इम्प्रेस कर दें कि उसका पहला एक्सपीरियंस ही इतना जो है अच्छा कर दें प्लेटफॉर्म पे, कि उसके पास अगर दूसरा काम हो, लेट्स से यू नेवर नो कि उसके मतलब हो सकता है उस क्लाइंट की एजेंसी हो कोई, ठीक है, वो एजेंसी हो या नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हो, उसके लिए वो लॉन्ग टर्म अच्छा फ्रीलांसर देख रहा है, ठीक है। तो अगर आपने पहले ही उसका काम अच्छा कर दिया, ठीक है, इतना मतलब एक्सेप्शनल काम कर दिया, उसको आपने एक्स्ट्रा सर्विस भी प्रोवाइड कर दी और आपसे बहुत इम्प्रेस हो गया, तो उसके पास आप खुद सोचें कि अगर दूसरा काम होगा तो फिर जो है वो किसके पास जाएगा, नेक्स्ट काम होगा वो किसके पास जाएगा, वो तो आप ही के पास आएगा ना फिर से, ठीक है। उसका पहला एक्सपीरियंस ही प्लेटफॉर्म पे इतना अच्छा होगा तो वो आप ही के पास ही आएगा, वो फिर किसी और के पास नहीं जाएगा। इस तरह आपको लॉन्ग टर्म क्लाइंट मिल जाएगा, लॉन्ग टर्म आपके पास क्लाइंट मिल जाएगा, तो आपको फिर ये प्रपोजल राइटिंग, ये बिडिंग, रोज उसकी बिडिंग से आपका पीछा छूट जाएगा, आप आराम से इस तरह अगर आपको एक दो लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स मिल गए ना, तो आपका फ्रीलांसिंग कैरियर बहुत ही अच्छा पर चलना शुरू हो जाएगा। मैं ये अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ, इसे बातें नहीं है, मैंने भी इसी तरह किया था, इसी तरह फोकस किया था, और आज भी करता हूँ। मैं जब भी बिडिंग करता हूँ नए क्लाइंट्स पे ही बिडिंग करता हूँ, ठीक है, जो न्यू होते हैं प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, उन्हीं पे बिडिंग करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादातर लोग उस पर बिड नहीं करेंगे, कंपटीशन कम होगा। अगर मुझे प्रोजेक्ट मिल जाता है और मैं उसका काम अच्छा कर देता हूँ, बहुत अच्छा कर देता हूँ, तो फिर वो मेरे पास ही रहेगा, वो किसी और के पास नहीं जाएगा। जब मेरे पास ही रहेगा तो मेरा मतलब लंबा फिर वो चलेगा ना, रेगुलर मेरे पास काम आता रहेगा, मुझे रोज रोज जो है प्रपोजल सेंड नहीं करने पड़ेंगे, रोज रोज बिडिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो इसका ये फायदा होता है कि नए क्लाइंट्स को आप बिड करते हैं तो कंपटीशन कम होता है, आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है, अगर उसको हायर करना होता है तो मिल जाता है आपको प्रोजेक्ट, और अच्छा काम कर लिया आपने उसका, तो फिर वो आपका लॉन्ग टर्म क्लाइंट बन जाता है। और एक तरह से आपकी जो बिडिंग जो प्रोसेस है, जो आप बिडिंग वॉर में हम फंसे रहते हैं कि प्रपोजल रोज सेंड करने हैं, या आप दूसरा प्रोजेक्ट कहाँ से आएगा, तो वो टेंशन से आप दूर हो जाते हैं। जब निकल है तो ये कहता हूँ, आप न्यू क्लाइंट्स ये सोच तो आप दूसरों की तरह फिर फायदा नहीं है ना, दूसरों को सोचने दें, वो बिड नहीं करें, उनको ना करने दें, उनको वो कंपटीशन से हट जाएंगे आपके, ठीक है। तो फिर आप बिड करें, ठीक है, आप उन पे नए क्लाइंट्स पे बिड करें। लेकिन अगर वो आपको ऑफर देते हैं, ठीक है, तो ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले दो चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो आपके पास प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स आप मेक श्योर कर लें कि एक एक चीज़ आपके पास हो,
क्लाइंट की तरफ से, ठीक है। ऐसा ना हो कि उसने आपको ऑफर सेंड कर दी कि ठीक है मैं आपको हायर कर रहा हूँ, आपके साथ काम करूंगा, तो आप जो है खुशी में जो है बगैर सोचे समझे उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर लें, इस तरह भी नहीं करना। बस मेक श्योर 100% के आपके पास सारी जॉब डिटेल्स जो हैं उसकी आ गई हैं। जब वो आज आ जाए आपके पास, फिर दूसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि उसने जो पेमेंट मेथड है, अपवर्क पे उसने अपना पेमेंट मेथड उसने वेरीफाई करवाया है या नहीं करवाया, ठीक है। ये चीज़ पहले नहीं देखनी, ये चीज़ बाद में देखनी है, ठीक है। क्योंकि अक्सर होता है कि वो उन्होंने वेरिफिकेशन के लिए दी होती है, लेकिन उसमें 24 घंटे लग जाते हैं अपवर्क की तरफ से, तो वो वेरिफिकेशन का जो बैज होता है वो देर से आता है। लेकिन ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले आपको ये देखना है कि भाई वो उन्होंने पेमेंट वेरीफाई करवा ली है कि नहीं करवा ली। अगर वेरीफाई नहीं करवाई तो उनको आपसे बोलना है कि भाई जब आप वेरीफाई करवा लेंगे तो मैं आपकी ऑफर एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है। अगर वो एक्सक्यूजेस देना शुरू हो जाता है कि नहीं नहीं मैं बाद में करवा ये वो, तो फिर आप समझ जाएं कि ये स्कैमर है, इसकी ऑफर आप एक्सेप्ट ना करें। लेकिन वो क्लाइंट बोलता है कि हाँ मैं अभी करवा देता हूँ, या मैंने करवाने के लिए दी हुई, हम वेट कर लेते हैं, सही क्लाइंट होगा ना तो वो एक्सक्यूजेस नहीं देगा, वो कहेगा हाँ ठीक है कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो जब पेमेंट वेरीफाई हो जाए, आपके पास सारी प्रोजेक्ट की डिटेल्स आ जाएं, तभी वो ऑफर आपको एक्सेप्ट करनी, उससे पहले नहीं करनी। उससे पहले फिर चांसेस ये होते हैं कि वो स्कैमर हो सकता है, वो शायद काम करवाए और आपको फिर फिर मतलब फिर आपको बहुत सारी चीज़ें फिर उसमें हो मसले होते हैं। तो बस आप ये चीज़ें मेक श्योर करें कि सारी डिटेल्स हैं आपके पास प्रोजेक्ट की, कि वो उसने वेरीफाई करवाई है कि नहीं करवाई है कि नहीं करवाई। अच्छा, एक और चीज़ में मैं ऐड करूंगा, जब आप स्टार्ट करें ना, जब बिगनर, तो कोशिश करें कि प्रोजेक्ट्स जो आप उठाएं ना वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स उठाएं, वो उतना लंबा कोई प्रोजेक्ट नहीं उठाएं शुरू में, ठीक है। कोशिश करें कि 1 या 2 घंटे के छोटे छोटे टास्क हों। गूगल जैसे कंसोल की मैंने एग्जांपल दी थी, अगर इस तरह की चीज़ें आप शुरू में छोटे छोटे प्रोजेक्ट, छोटे छोटे टास्क उठाएं ना, तो उससे ये होगा कि आपका प्रोफाइल जल्दी से बिल्डअप होगा, ठीक है, जल्दी से बिल्डअप होगा, टेस्टिमोनियल्स आ जाएंगे, प्रोजेक्ट्स आपके जल्दी से जो खत्म होंगे। क्लाइंट भी हो सकता है वो एक छोटा सा काम करवाए, उसके पास फिर और काम आ जाए, वो आपको फिर वहीं पे और भी काम दे दे, इस तरह भी हो सकता है। मेरे साथ भी इस तरह हुआ था कि मैंने काम स्टार्ट किया था, एक क्लाइंट का $5 का काम था, ठीक है, एक छोटी सी वेबसाइट पे फिक्स करनी थी। लेकिन वो $5 का काम 1 महीने काम कर दिया, उसके बाद दूसरा काम भी निकल आया, तीसरा काम भी निकल आया, चौथा काम भी निकल आया। वो फिर क्लाइंट, ये 10 साल पुरानी बात है, वो 10 साल से वो क्लाइंट अभी भी मेरे पास है, उसके पास फिर उसने वो फिर किसी और के पास गया ही नहीं, वो फिर मुझे ही काम दे रहा है उसमें, क्योंकि उसका मैंने काम इतना अच्छा कर दिया, ठीक है। तो शुरू में आप छोटे टास्क से आप उठाएंगे ना, तो उसका आपको ये भी फायदा है कि क्लाइंट अच्छा। इसमें अब 3 चीजें मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। एक तो कंपटीशन का हमें उन पे करनी है, नए हैं, कंपटीशन और कम हो गया, और उन प्रोजेक्ट्स पे करनी है जो छोटे प्रोजेक्ट्स करनी है। तो ये 3 चीज़ों को आप मतलब देखकर फिर प्रोजेक्ट बिड करेंगे ना, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे कि एक को client मिल जाएगा, और ये भी चांसेस होंगे कि वो शायद आपका लॉन्ग टर्म क्लाइंट भी बन जाए। क्योंकि देखिए 3 बजे जब हम बिड कर रहे हैं ना, तो यूएस में आप समझ लें ये हो रहे 5 या 6 बजे बज रहे हैं, ठीक है। अक्सर लोग यूएस में मैंने पढ़ा था, मैं लास्ट ईयर पढ़ा था कि कोई 40% लोग जो है ना अपना साइड पे सेकंड बिजनेस भी कर रहे होते हैं। तो ज़ाहिर है वो अपना जो फर्स्ट बिजनेस है, फर्स्ट जॉब, तो वो उनके सुबह के 9 to 5 है उन्हीं पे कर रहे होंगे। पर वो 6 बजे जा रहे हैं शाम को ही अपना दूसरा बिजनेस ही स्टार्ट कर रहे होंगे ना, तो वो लोग होते हैं जो फिर उनको हमें टारगेट करना होता है, वो न्यू क्लाइंट्स होते हैं जिनको हमें टारगेट करना होता है। वो फिर जो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो जाके ज़ाहिर है उनको फ्रीलांसर की जरूरत पड़ती है, वो अपवर्क पे आते हैं। उन क्लाइंट्स को हमने अगर ग्रैब कर लिया ना, क्योंकि वो नए क्लाइंट्स होंगे, तो उनको अगर हमने ग्रैब कर लिया और फिर उनको हमारा काम अच्छा लग गया, तो फिर वो हमें हमारे साथ जो है वो बहुत अरसे तक रहते हैं। और हमारी जो है ना बिडिंग वॉर से, ये प्रपोजल बार बार भेजने से या रोज भेजने से या रोज बिडिंग से, इससे जान छूट जाएगी। ये भी एक स्ट्रेस होता है कि आज एक प्रोजेक्ट कर लिया, अब दूसरा प्रोजेक्ट कहाँ से आएगा, ठीक है। तो अगर हम इन 3 चीज़ों पे, जैसे मैंने बताई ना, कि न्यू क्लाइंट्स, रात को देर से, और छोटे प्रोजेक्ट्स, इन पे फोकस करके चलें, तो ज़्यादातर चांसेस हमारे होते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स मिल जाते हैं, और फिर हम उन्हीं के साथ काम करते हैं। और फिर काम जब बढ़ता है तो हम फिर टीम भी ऐड कर लेते हैं, और फिर हम मजीद क्लाइंट हंटिंग करते हैं, तो इससे हमारी एजेंसी भी बन जाती है, हमारा काम भी होता है, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म गेम होती है। शुरुआत आप बिल्कुल छोटे प्रोजेक्ट से करें, और एक ही, मतलब फ्रीलांसिंग करियर में मैं बोलता हूँ, एक ही आपका क्लाइंट है ना, एक ही आपको इस तरह का लॉन्ग टर्म क्लाइंट मिल गया ना, तो आपका करियर बन जाता है, आपको ज़्यादा क्लाइंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, मैं अभी क्वेश्चंस पे आ जाता हूँ, चैट में जिन लोगों ने पूछा है। अ, हाँ, मैं अपनी वेबसाइट का पहले तो एड्रेस दे देता हूँ, इसमें आपको
मेरा एआई प्रपोजल राइटर मिल जाएगा, और मेरी ई बुक भी मेन्यू में देखिएगा, वहाँ पे लिंक्स होंगे, तो वो आपको जो है वहाँ से ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। तो अपवर्क पे जब आप स्टार्ट करें ना प्रोफाइल बनाने के बाद, तो वो मेरी गाइड आई विल रेकमेंड कि आप प्लीज़ को पढ़ लीजिएगा। उसमें अभी तो मैंने आपको थोड़ी बेसिक थोड़ी सी एडवांस बताई, उसमें आपको ऐसी चीज़ें भी पता चलेंगी जो आपको कहीं यूट्यूब पे कहीं और से नहीं मिलेंगी। वो काफ़ी अपवर्क का जो सिस्टम किस तरह काम करता है, क्लाइंट की साइकोलॉजी क्या होती है, अपवर्क के एल्गोरिथम्स पीछे किस तरह काम कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने उसमें एक्सप्लेन की हुई है। तो आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी अगर आप बिडिंग करने से पहले जो है उस पर जाते हैं। जी जी बिल्कुल रिज्वाइन करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ इसमें मैं और ऐड कर दूं, वो गाइड पढ़ेंगे उसमें आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे अभी बता देता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप जिस प्रोजेक्ट पे बिड करें उस पे आपको रिस्पॉन्स है। ज़रूरी नहीं है आप जिस प्रोजेक्ट पे बिड करें, प्रपोजल भेजें, उस पे आपका प्रपोजल क्लाइंट व्यू करे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि क्लाइंट जो प्रोजेक्ट पोस्ट कर रहा है उस पर हायर भी करे। ठीक है, अक्सर क्लाइंट प्रोजेक्ट पोस्ट करते हैं, किसी को भी हायर नहीं करते। तो उसमें हम लोग, मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग ना टेंस हो जाते हैं कि हमने प्रपोजल भेजा, हमें हायर ही नहीं किया। तो मैं उनको कहता हूँ कि आप जाएं उस जॉब पे, उस जॉब के नीचे आए तो वहाँ पे स्टैट्स होते हैं कि क्लाइंट ने कितने लोगों को इनवाइट किया है, कितने लोगों को हायर किया। अगर कोई आपको हायरिंग का नंबर नज़र नहीं आ रहा तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, क्लाइंट ने तो किसी को हायर ही नहीं किया ना, उसका मूड ही नहीं था हायर करने को। वो मैं रीजंस आपको जब हम ये सेशन फिर से ज्वाइन करेंगे उसमें बताता हूँ। लेकिन कभी आप घबराइएगा मत कि आपने प्रपोजल जो है भेजा और आपको उसको रिस्पॉन्स नहीं है। तो हमेशा देख लिया करें कि उस जॉब पे क्लाइंट ने किसी और को हायर किया है कि नहीं किया। अगर हायर किया है तो फिर आप ये देख सकते हैं, फिर हम उस पर फिर और बात कर सकते हैं कि आपको क्यों नहीं हायर किया होगा। क्या आपने किसी नए क्लाइंट पे बिड किया था, या पुराने क्लाइंट पे बिड किया था, या आपने जो है प्रपोजल में क्या लिखा था, या आपने प्रपोजल कोई बहुत देर से तो सबमिट नहीं किया था, या क्लाइंट ऑलरेडी बहुत से लोगों के इंटरव्यूज तो नहीं ले रहा था। ये सारी क्वेश्चंस जो है गाइड में भी मौजूद है। इसको मैं थोड़ा डिटेल में जब सेशन रिज्वाइन करेंगे उसमें भी बताऊंगा। तो बस आप अपने जहन में ये रख लें कि आप अगर 10 प्रोजेक्ट्स पे बिड करते हैं, ठीक है, 10 प्रोजेक्ट्स पे आप प्रपोजल भेजें, तो आप 5 तो भूल जाएं कि 5 पे क्लाइंट किसी को हायर करेगा। ठीक है, किसी को भी हायर नहीं करेगा। ठीक है, वो 5 तो आप निकालें कि क्लाइंट किसी को हायर करेगा। बाकी जो बचे 5, उसमें से भी क्लाइंट इंटरव्यू शायद ले, पाँचों में से पाँचों के। ठीक है, जॉब होगी। नहीं, वेबसाइट मैंने ऊपर लिंक दिया है, आप देख लें। अपवर्क पे सर्च नहीं करनी आपको, ये अपवर्क पे नहीं है, ये ऊपर मैंने वेबसाइट है, यहाँ पे जाएं। और बल्कि नेक्स्ट सेशन में फिर से मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल पे करता हूँ। तो जब तो यूँ समझ लें कि 10 जॉब्स पे आप जब बिड करते हैं ना, तो उसमें क्लाइंट सबको हायर, मतलब सब हायरिंग नहीं होती। मतलब मैंने अगर कोई प्रोजेक्ट पोस्ट किया एज ए क्लाइंट, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं हायर भी करूँ। हो सकता है मुझे कोई अच्छा फ्रीलांसर नज़र ही नहीं आया, जिसने भी प्रपोजल भेजे थे मुझे अच्छे नहीं लगे, या मेरी जिसने भी जो प्राइस भेजी थी वो मेरे बजट से बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, या जिस तरह का फ्रीलांसर मैं चाह रहा था वो मुझे नहीं मिल रहा था, तो मैं हायर नहीं करूँगा। ठीक है, अब इसको मैं मज़ीद डिटेल में हम फिर से ज्वाइन करेंगे तो मैं उसमें बताता हूँ आपको।